नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज़ में आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो के साथ। इस शो में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की वो खास खबरें जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। शो में सबसे पहले बात करेंगे भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को आखिर पीएम मोदी ने अपने रोड शो के लिए क्यों चुना, ये जानेंगे। और भोपाल में क्या है चुनावी समीकरण, आपको विस्तार से समझाएंगे। दूसरी खबर पीएम मोदी के सागर दौरे से जुड़ी है, जहां उनके एक दौरे से 4 सीटों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत होती दिख रही है। सागर से कैसे पीएम मोदी ने देश भर के दलित वोटर्स को साधने की कोशिश की है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के एक दिन के दौरे पर थे, जहां उन्होंने सागर, हरदा और भोपाल से एक साथ बड़े हिस्से को टारगेट करने की कोशिश की है। पीएम मोदी के संक्षिप्त प्रवास के क्या मायने हैं, ये भी समझना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ बने रहना चाहिए। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी पीएम एक रात बिता के आए हैं। 11 सीटों वाले छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर करना चाहती है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ से पीएम मोदी कांग्रेस पर खूब जमकर बरसे। छत्तीसगढ़ से पीएम मोदी ने विरोधियों को खूब घेरा। विरोधियों पर पीएम मोदी का क्या है ताजा वार, ये जानना चाहते हैं तो आपको आज का शो मिस नहीं करना चाहिए। और शो में बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार के बाद सामने आए विज्ञापनों के बारे में भी बताएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भगवामय भोपाल के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी में आज रोड शो हुआ। शाम 7:30 बजे के बाद पीएम का भोपाल में रोड शो शुरू हुआ। मोदी खुली जीप में सवार होकर जनता का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव और भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा भी मौजूद हैं। पूरे रास्ते में पीएम मोदी के एक हाथ में बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का निशान था, तो वहीं दूसरे हाथ से वो लगातार भोपाल की जनता का अभिवादन करते नजर आए। पूरे रास्ते लोगों ने पीएम मोदी के ऊपर फूल बरसाए। मोदी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। कई महिलाएं इस दौरान नाचती हुई नजर आईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बुंदेलखंड के सागर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलित और ओबीसी विरोधी है। मोदी ने कहा कि विपक्षियों को मंदिर जाने वालों से दिक्कत है। पीएम ने कहा, हमने सागर में संत रविदास जी के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया था। कांग्रेस ने उस समय कहा था कि मंदिर की जगह यहाँ कुछ और बन जाना चाहिए था। कांग्रेस को दलित संत का मंदिर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय इन्होंने क्या किया, पूरे देश ने देखा है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। सागर में पीएम मोदी को देखकर जय श्री राम के नारे लगना शुरू हो गए। खुद पीएम भी इस नजारे को देखकर इतने उत्साहित दिखे कि उन्होंने कहा कि वे लोगों के जोश को देखकर उनको ही बोलने देंगे। अरे उनको रोकिए मत, उनका इतना उत्साह है। आप लोग थक जाए उसके बाद मुझे कहना, फिर मैं शुरू करूंगा। तेज गर्मी में मोदी को लेकर जोश सागर की उसी बड़तुमा में दिख रहा था, जहां उन्होंने पिछले साल रविदास मंदिर का भूमि पूजन किया था। इस दौरान पीएम जाति कांग्रेस के आरक्षण को लेकर जमकर हमलावर हुए। कांग्रेस ने बरसों पहले ही धर्म के आधार पर आरक्षण का खतरनाक संकल्प लिया था। वो साल दर साल अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए भांति भांति के हथकंडे अपना रहे हैं। देशवासियों की आंखों में धूल झोंक करके ये अपना खेल खेल रहे हैं। पीएम ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस आपसे सब कुछ छीन लेगी। आपको चोट पहुंचाने के लिए कांग्रेस इतने पर ही नहीं रुक रही। कांग्रेस आपकी संपत्ति भी छीनना चाहती है। कांग्रेस
एक्सरे कराने वाली एक्सरे, मालूम है ना, उनके नेता बोल रहे एक्सरे करेंगे और आपके लॉकर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे। ये मोदी ने राहुल गांधी के 4 अप्रैल वाले बयान को लेकर कहा था। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। कांग्रेस का मंत्र भी दिया, मोदी ने दिया। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट। सागर के बाद पीएम मोदी ने हरदा में जनसभा की। बुधवार को पीएम का आखिरी कार्यक्रम भोपाल में रोड शो के रूप में हुआ। सागर में चुनावी सभा के क्या मायने हैं वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल सागर से देश के दलित वोटर्स को साधने की कोशिश हर पार्टी करती है। निर्माणाधीन संत रविदास मंदिर के पास ही मोदी ने सभा की। इस इलाके में रविदास को मानने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की भी इन एससी वोटर्स पर अच्छी पकड़ है। मोदी का यह दौरा एक तरीके से इन सब पर संग लगाने का काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन में मध्य प्रदेश में 3 दौरे किए। उसका राजनीतिक समीकरण क्या है वो आपको समझाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन में मध्य प्रदेश में 3 रैलियां की, जिसमें सागर, हरदा, भोपाल। लेकिन ये 3 दौरे सिर्फ इन 3 शहरों तक सीमित नहीं थे, बल्कि सागर के सभा से 3 सीटों पर बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। सागर की सभा से 4 सीटों को मिलेगा फायदा, टीकमगढ़, खजुराहो, दमोह और सागर। हरदा की इस रैली से उससे लगी सीटें बैतूल और होशंगाबाद सीट पर होगा असर। भोपाल में रोड शो से भोपाल लोकसभा में तो माहौल जमा ही, बल्कि इससे जुड़े शहर विदिशा और रायसेन में भी वोटों का फायदा बीजेपी को मिलेगा। गुरुवार को भी मोदी मध्य प्रदेश में वोटर्स के बीच ही नजर आएंगे। वो मुरैना में जनसभा करेंगे। मुरैना की सभा से भिंड और ग्वालियर का भी समीकरण साधा जाएगा। मोदी का कोई भी दौरा हो या भाषण, वो यूं ही नहीं होता। वो एक मंच से कई लोगों को साधने का काम करते हैं, जो कि विपक्षियों के लिए हमेशा मुश्किल बनने का काम करता है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के एक बयान पर बवाल के बाद बुधवार को कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। चारों ओर आलोचना के बाद पार्टी को सफाई देते हुए इस टिप्पणी से खुद को अलग करना पड़ा। हालांकि बाद में कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से सैम पित्रोदा का बचाव भी किया गया, लेकिन जब पीएम मोदी को मौका मिला तो उन्होंने तुरंत ही सैम पित्रोदा पर सवाल उठाए। उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पित्रोदा के बयान के हवाले से कहा कि किस तरह कांग्रेस आपके माता पिता की संपत्ति आपसे छीन लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन अंबिकापुर में सभा की, लेकिन उन्होंने क्या कुछ बोला उससे पहले सुनिए कि कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ बोला, जिसका जवाब उन्होंने अंबिकापुर में दिया। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now, that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day.
कांग्रेसी कैसी सोच रखते हैं। जब पीएम मोदी को पता चला तो उन्होंने अंबिकापुर से कांग्रेसियों को जवाब दे दिया। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। विपक्षियों को मोदी के हाजिर जवाब के बाद अंबिकापुर का राजनीतिक समीकरण भी जानिए। ये जिला सरगुजा लोकसभा के अंतर्गत आता है। सरगुजा एसटी के लिए आरक्षित है। सरगुजा में 8 विधानसभाएं आती हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से बीजेपी की हमेशा जीत हुई है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी सरगुजा लोकसभा की सभी सीट बीजेपी ने जीती। 2019 में बीजेपी की रेणुका सिंह जीती। जीत का अंतर 1,57,000 वोटों का था। ये पहला मौका नहीं जब पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हों। वो लगातार पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर वोटों की प्रॉपर्टी कब्जाने का आरोप लगा रहे हैं। योग गुरु रामदेव पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार रंग लाई है। आज अखबारों में पतंजलि की ओर से कुछ बड़े साइज के माफीनामे छपवाए गए। रामदेव ने पिछले विज्ञापन अंग्रेजी के अखबारों में अंदर के पन्नों पर छपवाए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी खिंचाई करते हुए कोर्ट से उनको बैरंग लौटाया था। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर रामदेव ने अपना पैंतरा तो बदला है, मगर नए साइज में छपवाए ये माफीनामे कोर्ट को मंजूर होगा या नहीं, 30 अप्रैल को ही पता चलेगा, जब रामदेव को पेश होने को कहा गया है। रामदेव का सुप्रीम कोर्ट को सॉरी, गलती फिर से नहीं होगी। 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फिर पेश होंगे बाबा रामदेव। पतंजलि ने एक बार फिर से माफी मांगी है। दरअसल 23 अप्रैल को अखबारों में पतंजलि ने विज्ञापन छपवाया था जिसमें माफी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को माफी का वो अंदाज पसंद नहीं आया। कोर्ट ने कहा जितना बड़ा विज्ञापन आप छपवाते हैं, अखबारों में उतना ही बड़ा माफीनामा होना चाहिए। जिसके बाद पतंजलि ने माफीनामा अखबारों में छपवाया, जिसमें लिखा है कि हम 22/11/2023 को बैठक आयोजित करने के लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं। हम अपने विज्ञापनों को प्रकाशित करने में हुई गलती के लिए ईमानदारी से माफी मांगते हैं और ये हमारी पूरी प्रतिबद्धता है कि ऐसी गलतियां दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। हम उचित सावधानी और अत्यंत ईमानदारी के साथ माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं। हम न्यायालय की महिमा को बनाए रखने के लिए न्यायालय संबंधित प्राधिकारियों के लागू कानूनों और निर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं। अब ये भी जानिए कि बाबा रामदेव और पतंजलि को क्यों सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। 2021 में पतंजलि ने एलोपैथिक को लेकर टिप्पणी की। एलोपैथिक को लेकर भ्रामक विज्ञापन अभियान चलाया। कोविड-19 वैक्सीनेशन के खिलाफ अभियान करने का आरोप भी लगाया। रामदेव ने एलोपैथिक दवा से मौत को लेकर बयान भी दिया था। रामदेव ने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया साइंस भी कहा था। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका विरोध किया था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव से माफी की मांग की थी। बाबा रामदेव ने भले ही माफीनामा अखबार में छपवा दिया हो, मगर 31 अप्रैल को कोर्ट में पहुंचकर उनको फिर से पेश होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पतंजलि की ओर से छापे गए इन माफीनामे में एक बार फिर से बताया कम, छिपाया ज्यादा गया है। विज्ञापन के माफिक माफीनामों में ना तो पतंजलि कंपनी का लोगो है और ना ही रामदेव और बालकृष्ण के हंसते मुस्कुराते फोटो जो पहले छपते थे। देखना यह है कि अब देश की सर्वोच्च अदालत रामदेव के इस पैंतरे पर क्या बोलती है। और शो में अब बात चलते चलते की। गुना से बीजेपी के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वो जमकर प्रचार कर रहे हैं। अपनी जीत को पक्की करने की हर संभव कोशिश में है वो। चुनाव प्रचार के दौरान सिंधिया के कई रंग सामने आ रहे हैं। कभी वो ढोल बजा रहे हैं तो कभी वो झूम रहे हैं। सिंधिया की ऐसी ही झूमती हुई तस्वीर चंदेरी से सामने आई है। यहाँ की गौरा कला में सिंधिया प्रचार के दौरान झूमते गाते नजर आए।
दरअसल सिंधिया राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं। कहीं ना कहीं उनकी इमेज एक बड़े परिवार से जुड़ी हुई है। शाही घराने से होने की वजह से आम लोग एक दूरी को महसूस करते हैं और इसी दूरी को ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने खास अंदाज में ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ उनकी पत्नी और बेटे भी इसी मुहिम में लगे हुए हैं।